दोस्तों नमस्कार। सारांश की इस मंच पर आप सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवानों का वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हम अपनी यह चर्चा शुरू करेंगे 26 मई 2014 से आज तक ले चलेंगे। 26 मई 2014 की तारीख हमने इसलिए चुनी, आपको याद होगा उस दिन भारत के संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिसे संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण लोकतंत्र का अध्याय शीर्षक दिया जा सकता है। उस दिन जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था और श्रीमान राहुल गांधी जी को प्रतिपक्ष में बैठने का मत अपना दिया था, जनमत दिया था। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि नेहरू गांधी राजवंश पूरे देश से एक अलग परिवार रहा है, क्योंकि लगभग लगातार 65-70 वर्षों तक इस देश पर उस राजवंश ने अपना राज किया। तो उन लोगों का शाही रहन सहन, ठाट बाट, ये सब तो होगा ही होगा। सवाल ये, उसके साथ साथ उनकी प्रवृत्ति, उनका एटीट्यूड, उनकी मानसिकता, ये सब कुछ अलग होगी और ये बातें दिखती हैं। राहुल जी के व्यवहार को अगर आप देखेंगे तो ही लुक्स लाइक एंग्री यंग मैन, ऑलवेज डैशिंग पर्सन, एक आक्रामक और परिणाम उत्पन्न करने वाला, एक खास विषय पर लगा हुआ एक नौजवान की छवि प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इस हार के समय में या इसका बदला लेने के लिए संभवतः श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने अपना एक प्लान बनाया और उसके अनुसार हर सत्र के पहले या कोई ना कोई मुद्दा उठा लेते थे या कोई ना कोई मुद्दा कहीं से अपने आप प्रकट भी हो जाता था। जो भी हो, जैसे भी हो, मुद्दे को लेकर के लोग सदन में आते थे। हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और यहाँ तक कि नारे लगाना, वेल में जाकर अध्यक्ष महोदय को डिस्टर्ब करना और फिर वॉकआउट कर जाना। इस प्रक्रिया के द्वारा सदन की कार्रवाई को ठप करके इन लोगों ने रखा पूरे सत्र तक और लगभग हर सत्र में इनका यही कार्यक्रम रहा। इसके प्रत्युत्तर में सत्ता पक्ष यानी प्रधानमंत्री तथा उनका मंत्रिमंडल एवं भाजपा संसदीय दल का प्रत्येक सांसद पूरी तरह अनुशासित और शालीन होकर सब कुछ देखता रहा और सुनता रहा और इस तरह पूरे 2 टर्म बीत गए। श्रीमान प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान और अपने मंत्रिमंडल को कहा था ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य की गुणवत्ता पे तथा निश्चित तिथि में उसका प्रतिफल जनता को उपलब्ध कराने के विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने कहा। उसके बाद आता है 2023 टर्म का चुनाव, 2023-2024 का, यानी 18वीं लोकसभा का। उसका परिणाम जो आता है तो संसद में सबसे बड़ी पार्टी भाजपा होती है। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला और प्रतिपक्ष को फिर विपक्ष में बैठना पड़ा, जिसके नेता श्रीमान राहुल गांधी चुने गए। अब इसमें हुआ ये कि जब तीसरी टर्म में पहली बार प्रधानमंत्री जी के बोलने का, संबोधन का समय आया तो नेता प्रतिपक्ष इस तरह से इशारा करते थे
अपने सदस्यों का कि आ जाइए वेल में घुसिए, और बाकी लोगों का इस तरह से इशारा करते थे कि और ज़ोर से चिल्लाओ, और ज़ोर से चिल्लाओ। और यकीन मानिए इतना ज़ोरों का शोर शराबा था कि प्रधानमंत्री जी अपना भाषण बोल तो रहे थे, किंतु वो स्वयं सुन पाते थे या नहीं, इस पर संदेह लगता। लेकिन खैर अपना लगभग 1.5 घंटे का उनका संबोधन हुआ। उसके बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रणनीति बदली और युवा सांसदों को सामने कर दिया, मोर्चा संभालने के लिए छोड़ दिया। जैसे उसमें 2 आदमी मुख्य हैं, एक अनुराग सिंह ठाकुर और दूसरे डॉक्टर संबित पात्रा। इन लोगों को खुला मैंने फ्रंट पे छोड़ दिया गया और कुछ लगाम भी ढीली कर दी गई। इसका परिणाम हुआ कि श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूरा इतिहास बताते हुए बुरी तरह विपक्ष को फटकार लगाई, सारे कर्म कुकर्म याद दिला दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, कैसी विडंबना है कि जिसकी अपनी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। ये सुनकर के तो सदन में पूरी आग ही लग गई। सब लोग पूरा शोर शराबा करने शुरू किए, चिल्लाते हुए, यानी ऊंची आवाज़ में अनुराग सिंह ठाकुर जी ने भी कहा, मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं, लेकिन फिर भी ये क्यों उठ खड़े हुए। उधर से नेता प्रतिपक्ष उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरा इंसल्ट किया। और फिर सदन की कार्रवाई अपने नियत समय पर तक चली। दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ने के पहले एक बात विशेष रूप से आपको सामने रखना ज़रूरी है कि तीसरे टर्म में, यानी प्रधानमंत्री के तीसरे नेतृत्व काल में के पहले करीब 5-6 साल या 10 साल से, करीब 8 साल से ये ऐसा कुछ होता रहा कि मुद्दा या कोई घटना या कोई रिपोर्ट सामने आती थी ठीक सत्र शुरू होने के पहले या सत्र शुरू होने के तुरंत बाद, ताकि जिसे विपक्ष मुद्दा बनाता था और संसद में वो हंगामा करता था सदन में। ये कुछ अजीब सी बात लगती थी। जैसे उदाहरण के लिए दिया जा सकता है कि किसानों पर रिपोर्ट जो पब्लिश हुई, मणिपुर का वीडियो जो रिलीज़ हुआ, या हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया, ये चीज़ें बिल्कुल एक समय पर इसी तरह से होती गई। बाद में जैसे हिंडनबर्ग ये सब जो रिपोर्ट जिसमें पब्लिश होता था, उसका नाम था ये OCCRP। OCCRP कहा जाता है कि एक स्ववित्त पोषित, यानी यह किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, इसलिए किसी के प्रभाव में नहीं आती है और पूर्वाग्रह ग्रसित इसके आंकड़े नहीं होते। जो भी होते हैं निष्पक्ष, एब्सोल्यूट। लेकिन ये फ्रेंच जर्नल, एक फ्रेंच जर्नल मीडिया पोर्टल ने एक अपने रिसर्च के अनुसार, अपने स्टडी ऑब्जर्वेशंस के में जो मिले आंकड़े थे उसको एकत्रित करते उसने जो रिपोर्ट पब्लिश किया था, वो रिपोर्ट बहुत बेजोड़ था और उसका ये शीर्षक था हिडन लिंक बिटवीन जिगैंटिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एंड US गवर्नमेंट
is exposed. मीडिया पोर्टल फ्रांस की जो पत्रिका थी उसका कहना था कि इसके 50% जो फंडिंग होती है वो अमेरिका सरकार तथा इसकी विभिन्न एजेंसियां करती हैं तथा 50% जो है जॉर्ज सोरोस करते हैं। जॉर्ज सोरोस के बारे में भी एक लाइन बता देना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जॉर्ज सोरोस शायद 1.5 मिनट के वीडियो संवाद में अपना उन्होंने कहा था, इंडिया इज़ ए गुड डेमोक्रेसी बट मोदी इज़ नॉट ए गुड मैन। मोदी अच्छे आदमी नहीं है और वो एक बिजनेस टाइकून अडानी के दोस्त हैं और उन्हीं से इनको शक्ति मिलती है। इसलिए यदि हम लोग मोदी को गद्दी से उतार दिया जाए तो वो जो बिजनेस टाइकून है वो भी शक्ति विहीन हो जाएगा। जॉर्ज सोरोस ने इस बात की भी घोषणा की कि इस मद में फंड खर्च करने के लिए या भुगतान करने के लिए $2 बिलियन का फंड में ये किनारे रख दिया था, मतलब अवेलेबल करा दिया था। एंड दैट वाज ए ओपन चैलेंज एंड दैट वाज ए ओपन तमाशा। और फ्रांस की वो मीडिया पोर्टल जो है ने ये खुलासा भी किया कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है OCCRP पब्लिकेशन के नाम से आता है। यही रिपोर्ट जो है, यही पब्लिकेशन जो है भारत में सभी सत्र, संसद के सभी सत्र के आसपास अपना पब्लिकेशन मार्केट में लाती थी, जिससे कि विपक्ष को एक मुद्दा मिलता था और वो भी डाटा के साथ। और उसने कुछ सालों तक तो हल्का मचा के रख दिया था और इतना शोर शराबा कि ऐसा लगता था कि ये सत्ता पक्ष अस्त्र विहीन बैठा हुआ है। लेकिन और हाँ, इसके पहले एक और बात बताना ज़रूरी है। जैसा कि मीडिया पोर्टल ने खुलासा किया था कि ये जो फंडिंग है OCCRP से वो आती है और जॉर्ज सोरोस से फंडिंग आती है राहुल गांधी फाउंडेशन में और वहाँ से बेनिफिटेड होते हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। 25 दिसंबर को 3 तरफा हमला किया था इन्होंने। लोकसभा में श्रीमान ये निशिकांत दुबे जी और राज्यसभा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और ये दोनों ही सांसद अपने अपने सदन के शीर्ष नेता में गिने जाते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डॉक्टर संबित पात्रा ने। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में कहा था कि राहुल गांधी इज़ अ ट्रेटर ऑफ हाईएस्ट डिसऑर्डर। आज मुझे राहुल गांधी को गद्दार कहने में कोई संकोच नहीं होता। और दोस्तों, ये कहने में तो बड़ा अजीब लगता है, किंतु यह सच है कि ये जो नेहरू गांधी राजवंश का परिवार है, ये सत्ता पाने के लिए यदि देश को भी नीलाम करना हो तो ये उससे गुरेज नहीं करेंगे। ये अब तक का सबसे और अचानक किया गया हमला था भाजपा का, जो कि प्रतिपक्ष कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। पुनः इसके अगले दिन एक और रिवील किया गया राज्यसभा में, वो ये कि जॉर्ज सोरोस का एक ऑर्गेनाइजेशन था
फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन था जॉर्ज सोरोस का, और उसमें एसोसिएट प्रेसिडेंट थी या हैं श्रीमती सोनिया गांधी। तात्पर्य ये, और जॉर्ज सोरोस का खुला चैलेंज भी आपने सुन लिया, आप पहले से जानते भी होंगे। ये सारे जो थे बता रहे हैं, बिल्कुल आंकड़ों के साथ बता रहे हैं और साक्ष्य के आधार पर बता रहे हैं कि ये गांधी परिवार विदेशी ताकतों से, और उसमें भी उन ताकतों से जो कि जनतंत्र को, लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती हैं, उनके साथ ये साठगांठ किए हुए हैं, उनको ये सहयोग कर रहे हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था उनके पास, इसलिए उन्होंने सीधा मुद्दा भटका दिया कि वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे हम। खैर वो चलता रहा, तब तक सदन की कार्रवाई चलती गई। हालांकि ये इम्पीचमेंट मोशन तो पहले ही गिर गया। सदन की कार्रवाई चलती रही, उसमें उन लोगों ने टॉपिक बदल दिया फिर कि संविधान पर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा चली दोस्तों, और खूब चली। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री तथा राज्यसभा में ये अमित शाह, फिर इन दोनों लोगों ने इतिहास बताते हुए, कैटेगरिकली बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने इनसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कितनी नफरत की, ये उसके साक्ष्य प्रमाण है। आज के दिन तक भी उनके रेमिनेंसेस, उनके जो स्मारक हैं, उनका डेवलप कराने का कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, जो कि मोदी जी के शासनकाल में हुआ, इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक। अब इसी में राज्यसभा का जो था अमित शाह जी का भाषण, उसमें 12 सेकंड की एक क्लिप काटकर उसे वायरल करा दिया गया, जिस क्लिप से ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यसभा में खड़े होकर अमित शाह जी डॉक्टर अंबेडकर की निंदा करते हैं। अब कहते हैं कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बार यदि आप भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग मिल जाता। ये मामला इतना वायरल किया गया कि फिर अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उसमें उन्होंने बताया कि जिसे भी देखना हो वो मेरा पूरा वीडियो देखे और तब कोई निष्कर्ष निकाले, और मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रूव कर दे कि मेरा उस तरह का कथन उस उद्देश्य से था या कम से कम प्रतीत होता है, तो मैं सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि विपक्ष ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन मतलब संसद के बाहर आंदोलन, नारे लगाना, जाम करना, तख्तियाँ दिखाना कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बेइज्जती, ये संविधान नष्ट कर रहे हैं इत्यादि। सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि अंबेडकर जी का ये अपमान सहन नहीं करेंगे हम लोग, नहीं किया जाएगा। इसी बीच एक दिन मुकाम आता है जिस दिन राहुल गांधी तो वैसे ही मतलब एग्रेसिव रहते थे, एक मतलब एंग्री यंग मैन की तरह, तो उन्होंने कोई ज़ोर से धक्का दे दिया जिसमें एक सांसद गिर गए, उनके ऊपर दूसरे सांसद। जो सांसद पहले ज़मीन पर गिरे हुए थे वो बुजुर्ग थे, उनका यहाँ पर सिर फटा, और जो उनके ऊपर गिरे हुए थे वो उनको अलग से हेड इंजरी हुई, वो अस्पताल में, यानी दोनों लोग अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो गए। अब इस मामले का ये कॉम्प्लेन लिखवा दिया गया थाने में। मालूम हुआ बाद में कि ये
कॉम्प्लेन FIR में तब्दील हो गया और पुलिस ने इस केस को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया। अब आप समझते हैं या समझ सकते हैं कि क्राइम ब्रांच को हैंडओवर करने का मतलब होता है गंभीर मामला, संगीन अपराध। अब इसकी कार्रवाई पुलिस अपने स्तर से काफ़ी तेज़ी से करेगी, क्योंकि वो विभाग अमित शाह का है और जिनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है वो भी कोई साधारण हस्ती नहीं है। लेकिन ये हमारा आपका लोकतंत्र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, किस स्तर तक गिर गया, ये तय करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसकी जिम्मेवारी किसकी है, इसका दायित्व किस पर है, ये भी तय करना बहुत ज़रूरी है। यदि कायदे से विचार करेंगे तो इसके लिए नेहरू गांधी राजवंश ही या मौजूदा परिवार के सदस्य इसके लिए जिम्मेवार प्रतीत होते हैं, निसंदेह। वैसे आप जैसा देख लें दोस्तों। तब हमारा वीडियो यहीं संपन्न होता है। आप हमसे अलग राय रख सकते हैं, हो सकता है आपकी अलग राय हो, और यदि अलग राय हो तो कृपया कमेंट में हमें बताएं, सूचित करें। और यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।